सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए बहुत सारी पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलकर देखते हैं कि आप अप्लाई कब से कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन में किसको छूट मिलेगी, कितनी उम्र मांगी गई है एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, और देखिए सिलेबस क्या क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाती हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट, साथ ही आपको वर्क फ्रॉम होम और प्राइवेट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट भी टाइम पर मिल जाती हैं। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने मांगा है और कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि अभी अभी जारी हुआ है। चलिए मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, ये है पता, आप सभी को पता ही होगा। और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का वो लोग इंतजार जरूर करते रहते हैं। देखिए मार्च 2021 मतलब कि आज ही ये जारी हुआ है। आज क्या है आज? चलिए हम लोग देखते हैं क्या नोटिफिकेशन निकला है। तो गाइज देख लेते हैं। पहले ये निकला हुआ है कि पद का नाम 3 जगह पर निकली हैं, मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 3 जगह पर पोस्ट निकली हैं और उनकी वैकेंसियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लीजिए 3 समूहों में जो भी पोस्ट निकली हैं उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। देखिए पहला जो भी नाम है वो ये पोस्ट है, पुलिस उप निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर। ओके, गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल है, समूह गा की। और इसका पे बैंड देख लीजिए 9,300 से 34,800 और 4,200 ग्रेड पे। ओके, तो आपकी सैलरी देखिए 35,400 से 1,12,400 तक बन जाती है। और इसमें देखिए कितने जाने वाले हैं, 295 यहाँ पर सीट रहने वाली हैं। ठीक है, और देख लिए अगली वैकेंसी क्या निकली है, उत्तर पुलिस सहायक उप निरीक्षक। ठीक है, सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो देखिए 5,200 से 20,200 इसकी रहती है सैलरी, जो कि 2,800 ग्रेड पे की रहती है। तो 2,900 से 92,300 तक इसकी सैलरी जो है वो बनती है। इसकी कितनी कितनी पोस्ट है, इसकी देखिए 624 पोस्ट है। ओके, अगली देखिए क्या है कैटेगरी, अगली है पुलिस सहायक उप निरीक्षक। ये भी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, लेखा की है, ये भी समूह गा की है। तो देख लीजिए इसका पे बैंड कितना है, इसका भी उतना ही है, 29,200 से 92,300 इसकी जो सैलरी है, और 2,800 ग्रेड पे है, लेवल 5। ये एसआई की पोस्ट है पहली वाली, बाकी एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ओके, तो चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कहीं और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, पूरा डिटेल में यहाँ पर रहेगा। हर वीडियो हम इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो देखिए जो कि गोपनीय की जो भी बात थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पहली श्रेणी जो है, आप सभी को पता है कि पुलिस उप निरीक्षक मतलब कि पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर गोपनीय जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है। अनारक्षित जगह अनरिजर्व की 121 पोस्ट है। ठीक है, जनरल के लिए 121 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाली है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का 79 है। अनुसूचित जाति का 61, अनुसूचित जनजाति की 5 पोस्ट। तो देखिए 295 टोटल हो जा रही है। अगला ग्रुप की जो भी निकली है, तो देख लीजिए अगला ग्रुप ये है, सहायक उप निरीक्षक बोले तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, तो आप देख लीजिए इसको। अनारक्षित इसमें कितनी है, 251 है पोस्ट हैं जो अनारक्षित है, और ईडब्ल्यूएस की 62 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 168 है, और अनुसूचित जाति की 131 है, और अनुसूचित जाति की 12 सीटें हैं। ओके, और जो समूह अगला समूह है गा, तो इसमें देख लीजिए अनरिजर्व की, ये भी एएसआई की पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो इसमें देख लीजिए 145 अनरिजर्व की है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो उनके लिए 35 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 96 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 75 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है। पूरी जानकारी हम लोग लेंगे इसमें। देखिए पे बैंड कितना सैलरी रहने वाली है मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी अभी, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, पूरी जानकारी हम लोग इसके अनुसार लेंगे, ठीक है। टाइपिंग भी इनमें इसमें होनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कंप्यूटर टंकण मतलब कि कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि मतलब कि शॉर्ट हैंड जोली होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठाक्रम तथा आरक्षण के प्राविधानों एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वरीयता क्रम। देख लिए इसमें आपको प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगा। रिटर्न के बाद आपकी टाइपिंग भी होनी है, ठीक है। आवेदन देखिए आप कब से कर सकते हैं। तो वैसे आवेदन इसके प्रारंभ हो रहे हैं 1/5/2021, मतलब कि 1 अप्रैल से, नहीं सॉरी अप्रैल मई से, ठीक है। एक मई से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 1 अप्रैल से तो एसआई वाली वैकेंसियाँ जो आ रही हैं वो शुरू होने हैं। और देख लीजिए इसके जो हैं 1 मई, ठीक है, 1 मई 2021 से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं और 31 मई 2021 तक इसके आवेदन चलेंगे। आवेदन शुल्क देख लीजिए इसका कितना रहने वाला है। आवेदन शुल्क इसका रहने वाला है 400 रुपये, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है, ओके। अब देखिए कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि हर कैटेगरी में हर पोस्ट में रहता है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, वही इस पोस्ट को भर सकता है। तो वही सब बातें इसमें भी हैं। आप लोग ट्राई करते रहते होंगे गवर्नमेंट जॉब का, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। और जो कि पहली वाली श्रेणी की जो वैकेंसी थी गोपनीय पद की उप निरीक्षक के लिए, तो देख लीजिए उसमें क्या क्या चाहिए। आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, ओके। और 30 शब्द प्रति मिनट की दर से अंग्रेजी टाइपिंग दोनों मांगी गई हैं, ठीक है। और न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख होना चाहिए, ठीक है। और देख लीजिए डिप्लोमा में ये मांगा गया है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट सोसाइटी, ठीक है, पूर्व में जो कि क्या थी डोएक सोसाइटी थी, से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। अब देख लीजिए जिनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष समानता प्राप्त कोई अर्हता। ओ लेवल नहीं है तो उसके जो भी है समकक्ष है, जो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो क्या है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ओके। अब ये देख लीजिए अगली पोस्ट क्या थी, तो पुलिस सहायक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थी। इसमें भी 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, ओके। और ग्रेजुएशन कॉमन है, और इसमें भी ओ लेवल परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा इसके समझ मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना होना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री है क्या वो अप्लाई कर पाएंगे। इस जवाब क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय में वाणिज्य, इसमें भी डिप्लोमा या फिर मान्यता प्राप्त अर्हताएँ, ठीक है। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण टाइपिंग, ओके। इसमें भी ओ लेवल अथवा इसके समकक्ष। तो इसके समकक्ष में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगला वीडियो बना के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ अवश्य धारित कर लेनी है, ठीक है। और सभी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र उसके पास होने चाहिए, अन्यथा वे सम्मिलित होने वाले पात्र नहीं होंगे। मतलब कि आपके पास अप्लाई करने से पहले ही पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। और आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट को, यही लिखा हुआ है उसमें। अब देखिए अधिमानी अर्हताएँ,
स्नातक मैंने आपको बता ही दिया है, या फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, या फिर एनसीसी का भी सर्टिफिकेट। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ये बस जिनके पास होता है वो अप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उनको प्रेफरेंस थोड़ा सा मिल जाता है। अब देखिए आयु की क्या बात यहाँ पर मानी गई है, तो देखिए आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष आप पूरे कर चुके हों, ओके, और 28 वर्ष से अधिक ना हो। समझ रहे हैं, 21 से 28 वर्ष यहाँ पर है। और छूट भी दी गई है, अनुसूचित जाति को 5 साल की दी गई है, और जनजाति को 5 साल की, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की, और भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की। उत्तर प्रदेश के राज्य जो भी कर्मचारी हैं उनको 5 साल की छूट। ओके। और भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके। अब ये सब लिखा हुआ है, छूट प्रदान की जाएगी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और भी बहुत सारी जानकारी होती है। चरित्र के बारे में भी लिखा है, देखिए चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा जो कि सही होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति, जो लोग भी हैं जिनके पति पत्नी जीवित हैं और एक से अधिक विवाह कर लेते हैं तो वो सिर्फ इनके लिए पात्र नहीं होंगे, ये सब लिखा होता है, ये हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है। शारीरिक स्वस्थता, देखिए आपको किसी भी शारीरिक दोष से युक्त ना हो, ओके, दक्षता पूर्वक पालन करने की बाधा पड़ने की संभव हो, इसलिए है ना, तो आप स्वस्थ होने चाहिए एकदम फिजिकली। और भर्ती की प्रक्रिया देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है, जो कि एसआई का सिलेबस है बिल्कुल वही सेम है, हिंदी, और बस इसमें कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो हिंदी ज्ञान स्लैश कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का आ रहा है। और सामान्य जानकारी स्लैश सामयिक विषय, तो देखिए सामान्य जानकारी, सामयिक विषय मतलब कि जो कि करंट अफेयर में चल रहा है, तो इसमें देखिए कंप्यूटर और करंट अफेयर 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए हैं, जो कि एसआई के एग्जाम में नहीं आने, लेकिन एएसआई में जरूर आने हैं, रीजनिंग और मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है। अब 35% अंक, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक जरूर लाने हैं, और कुल आपको 40% अंक जरूर लाने हैं हर विषय में। देखिए हर विषय में आपको 35% अंक लाने हैं, ठीक है, और टोटल ओवरऑल मिलाकर आपके 40% अंक जरूर होने चाहिए। उसी के बाद आप क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम, अन्यथा आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। ऊंचाई देखिए कितनी मांगी है, मतलब कि हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की 160 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति की 165 सेंटीमीटर मांगी है उन्होंने। और सीना देख लीजिए कितना मांगा है। सामान्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82, और अनुसूचित जनजाति का 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 80। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सीना जरूर फूलना चाहिए, इसमें भी फिजिकल आपका एग्जाम होना है। ठीक है। महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की 145। ठीक है, और न्यूनतम वजन इनका 40 किलोग्राम जरूर होना चाहिए। ओके। तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं आपके लिए जो भी रहेगी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो ये सब है कि टाइपिंग के, तो टाइपिंग आप लोग बाद में देखिएगा, पहले आपको काम है आपका रिटर्न निकालने का, और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो सब पूरा करने का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाति में छूट मिलेगी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से आपको देना है। और भी चलिए देख लेते हैं आरक्षण वगैरह का लाभ। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट जानकारी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक है, समय समय पर संशोधित के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020, ठीक है, या उसके बाद का, किंतु उससे जो कि इसके आवेदन की लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद का, और 31 मई के पहले का 2021 में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, प्रारूप 1 उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, प्रारूप 2 शासनादेश संख्या, इसने स्वतंत्रता सेनानी सबके लिए जो भी है इसके प्रारूप का लिखा हुआ कि किस किस प्रारूप में चाहिए। ठीक है।
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है। तो देखिए, आरक्षण में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जरूर वहाँ पर जो है पेश करना होगा। और देख लेते हैं जो भी अन्य जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय देखिए, आपका स्नातक, डोएक, ठीक है, डिग्री, ये सब आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवेदन / पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पूर्व निर्गत हो। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको बता ही दिया 1 अप्रैल। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 2 पर होना चाहिए। ओके। और अंतिम तिथि से पहले का निर्गत होना चाहिए। ठीक है। और देख लेते हैं जानकारी। तो आगे देखिए, यही लिखा हुआ है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पसंद आई होगी जानकारी। और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पर जानकारी मिलती रहे। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ लेवल की, जो भी मैंने बोला था उसमें कि ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष, तो यहाँ पर लिखा है बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। ठीक है। आपको क्या चाहिए था? उसके समकक्षता चाहिए थी निर्धारित, लेकिन यह बीएससी उसके ऊपर है। अब देखिए, और लिखा हुआ है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? देखिए, बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। ठीक है। अब अगला है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल के से ऊपर है। ठीक है। और बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चंस हैं। देखिए, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यहाँ ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यार, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष में उनका सब्जेक्ट रहा है। ठीक है। और लिखा हुआ क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये समकक्ष नहीं है। क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है? तो ओ लेवल से ऊपर है। क्या ये जो भी है सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। क्या आईटीआई के से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो देखिए, ये भी समकक्ष है। ठीक है। देखिए, एमएससी साइबर ये भी ऊपर है, ये भी समकक्ष नहीं है। ठीक है। कहीं पे बीटेक का देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बीटेक शायद ऊपर ही है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन होना चाहिए था। 3 वर्ष का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा। ठीक है। तो गाइस, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके पास होने पर ही आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस, ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश एएसआई की रिक्रूटमेंट की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।